नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और स्वागत है आप सभी का आज का अखबार। आज हम इस कार्यक्रम में आज किस अखबार ने किस खबर को अपनी हेडलाइन बनाया है, आखिर क्यों बनाया है और उस खबर का विश्लेषण भी साथ में हम करेंगे और इन सारी बातों को भी आपको बताएंगे। एक एक करके अखबार की खबरों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले दैनिक जागरण के साथ शुरुआत करेंगे, जो मेरे हाथ में अखबार इस समय पर है। उसने सबसे पहले अपने फ्रंट पेज पर जो खबर लगाई है उसकी हेडलाइन दी है कीव पर कब्जे की लड़ाई तेज। 24 दिसंबर को शुरुआत हुई यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की और आज धीरे 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 ये 17-18 दिन इस युद्ध के बीत चुके हैं। अब ऐसे में सबसे पहला जो प्लान रूस ने यूक्रेन को लेकर बनाया है वो ये है कि आखिर अब वो उसकी राजधानी यानी कि यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करना चाहता है। लगभग एक सप्ताह पहले रूस ने यूक्रेन की तरफ 64 किलोमीटर लंबा अपनी सेना का काफिला भेजा, जो धीरे धीरे कर यूक्रेन की राजधानी की तरफ बढ़ रहा है। अब इसी के साथ धीरे धीरे उसने यूक्रेन की राजधानी कीव को 3 ओर से घेर लिया है। अब ऐसे में अगर राजधानी पर कब्जा हो जाता है तो समझिएगा कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा हो चुका है। अब इसमें जो सबसे लिखा है दैनिक जागरण ने कि नए मोर्चेबंदी का कर रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर हमले बढ़ा दिए हैं, बाहरी इलाकों पर कब्जा कर लिया है, यानी कि यूक्रेन के बाहर की जो जगह है, जो शहर हैं, उन पर कब्जा कर लिया है और साथ ही राजधानी को 3 ओर से घेर लिया गया है। 17 दिन इसके बीत चुके हैं और आज 18वां दिन है। सेना ने जो आसपास के गांव हैं, जो नगर हैं, उन पर कब्जा कर लिया है और धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ रही है। रूसी सेना को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यूक्रेन के लोग भी इस लड़ाई में अब कूद चुके हैं। स्थानीय लोग भी इस लड़ाई में अब रूस के खिलाफ हैं और उसकी सेना से लोहा लेने के लिए भी तैयार हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो भीतर तक झकझोर कर रख देती हैं। कुछ ऐसी दर्दनाक खबरें भी निकलकर सामने आती हैं जिसमें एक अकेला मासूम बच्चा बॉर्डर को पार करता है और दूसरे देश लौटता है, और साथ ही ऐसे साहस की तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं जब स्थानीय लोग रूस की सेना से भिड़ते हुए, लड़ते हुए और जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए रूस की सेना को तमाम प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। जंग के 17 दिन और उसमें क्या कुछ हुआ। जेलेंस्की ने कहा कि करीब 1300 यूक्रेनी सैनिकों ने युद्ध में अपने प्राण गंवाए हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन के शहरों में वहां की सेना ने 7000 विदेशी को बंधक बना रखा है। रूसी मिसाइलें हमले में यूक्रेनी सेना की वासिलकीव में स्थित हवाई पट्टी और तेल गोदाम नष्ट कर दिए गए। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में 70% इलाके पर रूसी सेना का कब्जा है। अब ऐसे में इस युद्ध को अगर देखा जाए तो जितना नुकसान यूक्रेन झेल रहा है उतना ही नुकसान रूस पर भी है। भले से ही सिर्फ फर्क इतना है कि रूस के शहर तबाह नहीं हो रहे हैं यूक्रेन की तरह, लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरह से फजीहत रूस की हो रही है, साथ ही रूस पर तमाम कड़े प्रतिबंध पश्चिम देशों ने लगा दिए हैं, तो ऐसे में नुकसान उसको भी उठाना पड़ रहा है। तमाम व्यापार में घाटा हो रहा है और जब इस युद्ध के परिणाम इस युद्ध के खत्म होने के बाद सामने आएंगे तो तमाम ऐसे परिणाम होंगे जो विचलित करेंगे। इसी के साथ अगली खबर की तरफ अगर चले और अगर दूसरा अखबार उठा ले, संडे नवभारत टाइम्स यानी कि एनबीटी ने क्या कुछ किया है। सबसे पहली खबर क्या लगाई है। सबसे पहली खबर तो पीएफ पर 44 साल में सबसे कम ब्याज को लेकर इसमें लगाया गया है, क्योंकि पीएफ पर ब्याज सबसे कम कर दिया गया है और 44 साल में ऐसा अब हो रहा है, यानी कि पहली बार हो रहा है जब ब्याज इतना कम कर दिया गया है। अगर 2013-14 की बात कर ले और 2014-15 की, तो जो ब्याज की दर थी वो 8.75 थी। 2015 में 8.80 थी। 2016-17
और 17-18 में 8.55 यानी कि थोड़ी सी घटती है। 2018-19 में 8.65 यहां भी घटती है। 2019-20 और 20-21 में 8.85 यानी कि लगभग चीजें मेंटेन होकर चलती हैं। लेकिन अब ये दर और भी घटा दी गई है। अब जिस तरह से अब 8.10 के आसपास इस दर को कर दिया गया है। इसके साथ ही जो सबसे अहम खबर और जो ध्यान आकर्षित करती है इस पेपर पर, उसकी तरफ भी रुख करेंगे कि आखिर वो कौन सी खबर है। अगला दैनिक भास्कर में एक बड़ी अच्छी खबर थी जिसने मेरा ध्यान खींचा था और मैं चाहता हूं कि उस खबर को आप सभी के सामने रखा जाए। इसमें एक खबर लगाई गई, दैनिक भास्कर ने लगाई कि पंजाब में 16 मार्च को 12:30 बजे शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में शपथ ग्रहण समारोह। 1 लाख लोग इस समारोह में पहुंचेंगे और उसके साथ हेडलाइन दी है कि पहली बार गांव में शपथ लेगी सरकार, शहर जैसा है खटकड़ कला। खटकड़ कला शहीद भगत सिंह का पैतृक गांव है। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से इतिहास रचा है, सन 1962 के बाद यह पहला मौका है जब विधानसभा चुनाव में पंजाब की इतनी बड़ी जीत हासिल किसी पार्टी ने की है। 1962 में कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी, 90 सीटें प्राप्त की थी, और अब फिर से 90 सीटें प्राप्त की है आम आदमी पार्टी ने। अब आम आदमी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि जो वो शपथ ग्रहण समारोह रखेगी, उसका कार्यक्रम को आयोजित करेगी, वो किसी विशेष जगह पर करेगी और उसके लिए चुना गया है शहीद भगत सिंह का गांव खटकड़ कला। अब इसमें क्या कुछ है ये आपको बता देते हैं। एक तो इस गांव में संग्रहालय बना हुआ है, जो भगत सिंह का पुश्तैनी घर है उसको अब संग्रहालय बना दिया गया है। आजादी की कहानी बयां करती पार्क की दीवारें, जो उस गांव में पार्क है, ये है। सबसे पहली बात यह कि पंजाब की सरकार चंडीगढ़ से बाहर किसी गांव में शहीद स्मारक पर पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने जा रही है और यह पहली बार है। यानी कि आजादी के बाद से लेकर अब यह 2022 में ऐसा पहली बार होगा, क्योंकि हर बार चंडीगढ़ में ही शपथ ली गई है, लेकिन इस बार किसी गांव की तरफ रुख कर रही है सरकार। यह एक अच्छी पहल के तौर पर इसको देखा जा सकता है। 16 मार्च को 12:30 बजे शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में समारोह होगा, जिसमें पंजाब भर से लोग आएंगे। इसी बीच भगत सिंह के अनुयायी भावी सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। प्रचंड बहुमत के बाद मान ने इस ऐलान से खटकड़ कला गांव गौरव महसूस कर रहा है, क्योंकि सरकार पहली बार उस तरफ जा रही है। सरकारों ने भगत सिंह के पैतृक गांव के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके बाद भी जब एक सरकार चुनी गई और उसका शपथ ग्रहण समारोह हो और वो भगत सिंह के गांव में जाकर हो, तो ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात हो जाती है। बड़ी अच्छी खबर है। इसी के साथ इसमें एक और जो खबर लगी है, ये खबर भी ध्यान आकर्षित करती है। कल की खबर है, गोकुलपुरी में 33 झुग्गियां राख, 5 नाबालिग समेत 7 लोगों की मौत। इस खबर को पढ़ने से पहले सबसे पहले यह ध्यान देना बड़ा जरूरी है कि अगर आप हर साल की खबरों को निकालकर दिल्ली के भीतर से देखेंगे तो आग की खबरें आपको तमाम मिल जाएंगी। हर साल जो आंकड़ा पेश होता है वो बेहद ही भयानक होता है। हर साल आग से तमाम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इतनी संकीर्ण गलियां हैं और उनमें इस तरह से आबादी बसाई गई है कि वहां तक फायर ब्रिगेड भी आसानी से नहीं पहुंच पाती है, और आग जब लगती है तो वो विकराल रूप धारण कर लेती है। अब गोकुलपुरी से जो ये खबर निकलकर सामने आई, अब ऐसे में सरकार ने यह ऐलान तो कर दिया है कि जो वयस्क हैं, यानी कि जो युवा थे या उससे ज्यादा उम्र के लोग थे, अगर उनके मरने पर उनके परिजनों को, यानी कि मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और जो बच्चे इस हादसे में मरे हैं उनके परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ मुआवजे पर आकर खत्म नहीं हो जाता। सवाल यह उठता है कि क्या 10 लाख रुपए किसी इंसान की कमी को पूरा कर सकते हैं? क्या 5 लाख रुपए किसी घर में फिर से किलकारी और फिर से रौनक
लौटा सकते हैं। इसलिए मुआवजे से ज्यादा जरूरी यह है कि इन समस्याओं से निजात कैसे पाया जाए, आग की घटनाएं फिर से ना हो, इससे निजात कैसे पाया जाए, इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इन पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इसमें मरने वालों की जो संख्या है वो 8 साल, 12 साल, 11 साल, 22 साल, 16 साल, 17 साल ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे युवा भी हैं जो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। 7 लोगों की जलकर इसमें मौत हो गई है, 5 नाबालिग शामिल हैं और आग से लगभग 13 झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी हैं, राख हो चुकी हैं। इसी ने इस खबर का आधा हिस्सा अगले पेज पर छापा है, जिस पर लिखा है कि 7 लोगों की दर्दनाक मौत, खाक हो गए हंसते मुस्कुराते चेहरे, अपनों के सामने जल गए अपने। और इसमें जो एक बात और ध्यान खींचती है वो ये है कि 2000 गज के 2 प्लॉट में ही बसी थी ये सारी झुग्गियां जो जलकर राख हो चुकी हैं। सोचेगा कि 2000 गज के 2 प्लॉट और जिनमें ये 33 झुग्गियां थी जो इस आग के लगने के बाद राख हो चुकी हैं। अब 3 घंटे लगे दमकल कर्मियों को इस आग को बुझाने में। अब इसी से समझा जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी। अब बताया यह भी जा रहा है कि 1000 गज के 2 प्लॉट में लगभग 60 झुग्गियां सालों से बसी हुई हैं। देर रात अचानक से इन झुग्गियों में आग लगती है। रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रहे जो समय रहते बाहर नहीं निकल सके और आग में ही जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई है। सोचेगा कि जो चंद घंटे पहले सांस ले रहे थे, बोल रहे थे, हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे, आग लगने के चंद घंटे बाद वो खामोश थे और उनके शरीर की सिर्फ राख बची थी। इसलिए सरकारों को इन तमाम बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ अगली खबर अगर देखी जाए तो मैक्सिमम सभी में इसी तरह की खबरें हैं और दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला ने भी बड़ी प्रमुखता से इस खबर को लिया है। पूरा पेज इसी खबर को दे दिया है। आशियाने राख, हर तरफ गम और बर्बादी के निशान। और जो फोटो उसने छापा है वो उस भीषण आग के मंजर को खुद ही बयां कर देता है। और इस आज के अखबार कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।